इबाद भाई आ रहे हैं, बस अब आ गए। अस्सलाम वालेकुम इबाद भाई। कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अच्छा, सबसे पहले तो सॉरी फॉर ऑल द गाइस जो वेट करते रहे। असल में कुछ प्रॉब्लम रही की वजह से हम फेसबुक पे नहीं आ सके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखते हैं, लोगों का वेट करते हैं थोड़ा सा, 2 मिनट बाकी यार। हाँ, थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। बाकी अगर जो लोग हैं, अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, ताकि फिर हम उनको डिस्कस करें। कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए लोगों ने, जो बहुत कुछ सारे। क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हुए हैं, लेकिन आई थिंक वो जब ज्वाइन कर लें तभी आंसर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आ रहे हैं काफी सारे। प्लैब से रिलेटेड ये लाइव सेशन है, और प्लैब के हवाले से अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो अभी पूछ लें, और बाद में भी पूछ सकते हैं, लेकिन अभी पूछ लें ताकि हमारे लिए बेहतर हो जाए। सारे क्वेश्चंस को हम एक साथ फिर डिस्कस करेंगे। हाँ यार, जितने भी लोगों को क्वेश्चंस करने हैं वो कर लें, क्योंकि फिर जो है ना, अभी तो टाइम है, फिर बाद में हाँ हाउस जॉब के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। नहीं, ये मौका टाइम है। एलोकेशन बड़े डिफिकल्ट। ये लोगों के लिए मौका है जो नहीं कर पाए। ये उनके लिए हाँ, मौका है लिटरली वो कर लें तो उनके लिए बेहतर है। जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ गए हैं, तकरीबन 10-12 लोग आ गए हैं। स्टार्ट करें? हाँ यार, स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल में अगर एक सब्सटेंशियल आ गया अमाउंट तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये तरीका होता है, जब मैं ये किसी तरह के सेशन करता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं एज अ स्टूडेंट देखता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट सोच रहा है प्लैब के बारे में, अभी उसने तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, लेकिन अभी वो सोच रहा है, तो उसको किस किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। एक प्लैब का स्टूडेंट है, मुझे प्लैब का एग्जाम देना है, हाउस जॉब के बाद देना है, और जो जो चीज़ें मेरे दिमाग में उस टाइम पे होनी चाहिए, उन चीज़ों को पहले डिस्कस करके फिर हम फर्दर एग्जाम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। हाँ, सही समझ गया मैं। ठीक है, तो मैं आई थिंक इसका फिर जवाब देता हूँ। अच्छा जी, फ्लैप के अंदर देखो, हमारे पास जो है ना, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम है, और आई थिंक एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको समझना और इसको प्रॉपरली देना और इसके अंदर स्कोर लेना एक प्रॉपर तरीके से, वो इम्पोर्टेंट है। वरना एग्जाम इटसेल्फ कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई, मेरे ख्याल में डाउ के अंदर हमारा जो लास्ट सेमेस्टर हुआ है वो शायद फ्लैप से ज्यादा मुश्किल हुआ है, सही। क्योंकि जो हमारा मेडिसिन का पेपर था वो हमें फ्लैप से ज्यादा मुश्किल लगा लिटरली। तो काइंड ऑफ एग्जाम इतना हार्ड नहीं होता। ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि अपने आप को एलोकेट करना इंपॉर्टेंट है। यानी आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको अपने आप को मैनेज किस तरह से करना है, क्योंकि आप जब फ्लैप दोगे तो आप हाउस जॉब कर रहे होगे, आपके ऊपर और भी लाइबिलिटीज हो सकती हैं। अब जैसे हमारे ऊपर, हम ज्वाइन किया तो कोविड आ गया एकदम, सही। हमने अपनी नॉर्मल टाइमलाइंस पूरी हिल गई। तो द थिंग इज कि आपको अपनी हाउस जॉब के साथ मैनेज करना पड़ेगा। इट्स नो मोर अ स्टूडेंट लाइफ, इट्स अ प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल करियर और एग्जाम दोनों को साथ लेके चलना है। सही। तो टाइम एलोकेशन मैटर करता है। आसान एग्जाम होगा, फेल होगे टाइम एलोकेट ना करने की वजह से, एग्जाम की वजह से नहीं। एक क्वेश्चन आया है कि हाउस जॉब से पहले दे सकते हैं प्लैब? हाउस जॉब से पहले आप दे सकते हो, देखो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका मेडिकल कॉलेज जो है ना वो पास हो, यानी आपके पास कम से कम प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपने मेडिकल कॉलेज। ठीक है, सही। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा होता नहीं है। हमारा जब एग्जाम होता है तो उसके 2 महीने 3 महीने बाद ही हमारी हाउस जॉब स्टार्ट हो जाती है नॉर्मली, तो ज्यादा टाइम मिलता नहीं है। लेकिन अगर उस दौरान कोई देना चाहे तो वो दे सकता है, प्रॉब्लम नहीं होती। सही। और जो आइल्स का होता है, आइल्स और प्लैब या फिर ओईटी, इनका आपस में क्या रिलेशन है? मतलब कितना अच्छा, इम्पोर्टेंट है? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। असल में ये अभी इस साल, बल्कि लास्ट ईयर ये हुआ है। और एक्चुअली हुआ क्या, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाता हूँ। एक रेजिडेंट लेबर मार्केट लॉ था यूके में, जो कि सेग्रीगेट करता था। यूके की गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है, वो पॉलिसी ये होती है कि उन्हें जिस
स्पेशलिटी की या जिस फील्ड की ज्यादा जरूरत होती है वो उस फील्ड को स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कॉल करते हैं। वो सर्कमस्टांसेस एक नॉर्मल पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं होंगे। यानी अगर मैं जाता हूँ और मैं जाके कहता हूँ कि मुझे इंजीनियर बनना है वहां पे, तो मेरे लिए सेपरेट एग्जाम्स होंगे। और अगर कोई ऐसा बंदा जाता है जिसकी स्पेशलिटी, जिसकी जॉब बहुत रेयर है उनके लिए, तो वो उसके लिए कुछ स्पेशल लॉज निकालते हैं। लास्ट ईयर जो यूके के अंदर हेल्थ काउंसिल है उसने ये फील किया कि वो 11,500 डॉक्टर्स शॉर्ट है। यूके के सिस्टम में 11,500 डॉक्टर्स कम है। तो उन्होंने रेजिडेंट लेबर मार्केट टर्म को खत्म करके और ये कहा कि हर तरीके से डॉक्टर्स को एम्प्लॉय किया जाए, हर जो है मेथड को यूज किया जाए। तो उसके लिए आइल्स जो है अब हमारे लिए बड़ा बैरियर था, क्योंकि आइल्स का एक स्कोर ऐसा था 7 से ऊपर का स्कोर कि वो एशियंस बड़े ज्यादा तादाद में उसमें फेल होते थे। ठीक है, तो उन्होंने उसमें ये आपको ईज दे दिया कि आप ओईटी दें, विच इज अ रिलेटिवली इजियर एग्जाम, एंड और उसको करके आप बहुत इजीली आप जो है वो पास हो सकते हैं। उसमें 7 लाना इज नॉट एज हार्ड एज बिगिंग अ 7 इन आइल्स। ठीक है, एग्जाम भी डिफरेंट है। और ओईटी और आइल्स में फर्क ये है कि आइल्स एक जनरल एग्जाम है, पूरी दुनिया वही एग्जाम देती है। आप जो है चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप रीजनिंग के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हैं, आइल्स आपके लिए सेम होगा। ओईटी के अंदर आपके पास एडवांटेज ये आता है कि इसकी फुल फॉर्म ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, इट्स अकॉर्डिंग टू योर ऑक्यूपेशन। अब आप डॉक्टर हैं तो आपकी जो ऑक्यूपेशन है वो लिंक्ड टू द पेशेंट, तो आपसे हर वो सवाल लैंग्वेज का पूछा जाएगा जो पेशेंट से ले। ठीक है, आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप जो है ना वो दुनिया के हालात के ऊपर एक आर्टिकल लिख दें शेक्सपियर वाली इंग्लिश में, आपको 7 ठीक है, आपसे ये कहा जाएगा कि आप पेशेंट की काउंसलिंग करें, उसमें आपकी इंग्लिश चेक होगी। आपसे ये कहा जाएगा कि आप एक रेफरल लेटर, जैसे डॉक्टर्स आपस में रेफर करते हैं पेशेंट को, एक रेफरल लेटर, डिस्चार्ज लेटर, इस तरह की चीजें आपसे कही जाएंगी रिलेटेड टू पेशेंट। सर्जिकल नोट्स लिखवाए जाते हैं। तो ये चीजें हमारे पास नॉर्मली होती है ओईटी के अंदर, और फर्क होता है ये ओईटी और आइल्स का। आप आइल्स में जाते हैं तो आपको एसए लिखना होता है, आपको जनरलाइज आपका एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, उसमें आपसे जनरलाइज बातें करते हैं, कोई पेशेंट लिंक बातें नहीं होती। इवन जो बंदा आपका एग्जाम ले रहा होता है वो भी डॉक्टर नहीं होता। तो अगर प्लेब के लिए मैं जा रहा हूँ तो ओईटी ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, इसका मतलब ओईटी ज्यादा रिलेटिवली इजी है, लेकिन देखो एक अपना लॉस है, महंगा भी है। ठीक है, देयर बिग डिफरेंस, तकरीबन डबल का डिफरेंस है। 30,000 के अंदर आप, हाँ 30,000 में आप आइल्स कर लेते हो और 64,000 में आप ओईटी करते हो, तो डबल का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज, अगर मैं ये बात इसलिए असल में कह रहा हूँ कि अगर किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, होता है कोई बड़ा नॉवेल्स वगैरह पढ़ता रहता है, बड़ी उसकी साउंड इंग्लिश है, तो उसको जो है वो आइल्स दे सकता है, क्योंकि वो अपने पैसे बचा सकता है तो वजह से। अच्छा, अगर एक बंदे ने ओए लेवल सर्टिफिकेट है उसके पास, उसने ओए लेवल किया हुआ है, तो फिर भी उसको देना पड़ेगा ओईटी आइल्स? बिल्कुल, बल्कि मैं एक बात बताऊं, अगर कोई बंदा यूके में पैदा हुआ है और वो पाकिस्तानी है तब भी उसको देना पड़ेगा, इवन आफ्टर पासिंग फ्रॉम द यूके मेडिकल। सही, यूके मेडिकल स्कूल के बाद देना पड़ेगा? यस, इवन वहां से भी पास करने के बाद देना पड़ेगा। तो इट्स अ वेरी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट, मतलब इसमें कोई डबल वो नहीं है कि उनको देना ही होगा आपको, तो सबको देना है। बिल्कुल। असल में मैंने इसलिए ये बात बताई कि यहाँ पे मुझे पता है कि किसी न किसी का इंग्लिश बर्थ नेशनैलिटी देखती है तो वो वर्क नहीं करेगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो भी आइल्स की तैयारी करेगी। सही है, सही है। तो अगर प्लेब 1 देना है मुझे, आइल्स उससे पहले देना है या उसके बाद देना है, या फिर ओईटी जो प्लेब 1 से पहले देना है, प्लेब 1 से पहले उसके मार्क्स आपसे पूछे जाते हैं। जब आप प्लेब 1 के लिए रजिस्टर करने जाते हो तो आपसे उसके मार्क्स पूछे जाते हैं। सही है। तो जो मतलब बहुत जरूरी है आइल्स तैयारी करना, yes, प्लेब 1 मतलब प्लेब 1 से पहले आपको आइल्स देना है। सही है।
बिल्कुल, बल्कि मैंने लिटरली जब तक ये ओईटी नहीं आया था, मैंने लोगों को 4-4 दफा आइल्स देते हुए देखा था, सही। क्योंकि 7.5 नहीं आ रहा होता था, 7 नहीं आ रहा होता था। और क्लैब 1 के कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर क्लैब 1 के कोर्स के हवाले से बात किया जाए तो उसमें क्या क्या है? देखो, क्लैप 1 का जो कोर्स है ना, मैं बताऊं, ये हर बंदे को ना अपने तरीके से डिवाइस करना होता है। मैं जो इसका मेथड तुम लोगों को दे सकता हूँ, वो दे सकता हूँ कि क्लैप के जो पास्ट क्वेश्चंस है ना, जिसको हम रिकॉल्स कहते हैं, क्लैप के रिकॉल्स, वो अपने मेडिकल स्कूल से पास करने के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ब्लैंकली जाओ, कोशिश करो सॉल्व करने की। ये देखो कि आप किस लेवल पे खड़े हो, आपकी थ्योरी कितनी मजबूत है, आप कितना उसमें स्कोर कर पाते हो। फॉर एग्जांपल, आपने 50 क्वेश्चंस किए और 30 आपने करेक्ट कर दिए, तो इट्स अ काइंड ऑफ कि आप अच्छी पोजीशन पे खड़े हो। तो अब आपको पीछे जाके अपनी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस विद द क्वेश्चंस और आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदा जाता है, या अगर फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल है यहाँ पे, जिसको जो है मेडिकल छोड़े हुए 5 साल होते हैं, सही। और वो अब क्वेश्चन करने आती है, तो शायद वो 50 में से 10 की ना कर पाए। इबाद भाई, ठीक है। अपना वो माइक्रोफोन ठीक कीजिएगा थोड़ा, हेलो, echo हो हाँ, रहा है। अच्छा। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई फीमेल अभी ऐसी होती है जो तकरीबन जैसे 5 साल के बाद इस प्रोफेशन में दोबारा आती है, दोबारा अपना एग्जाम देने की कोशिश करती है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि वो इतनी अच्छी तैयारी में नहीं होगी और उसकी थ्योरी भी काफी हद तक लॉस हो चुकी होगी। तो आई वुड रिकमेंड इन सच केसेस कि वो क्वेश्चन करने के बाद बुक्स की तरफ जाए। बुक्स जो चूज करनी है उसको, वो ऑक्सफोर्ड की बुक आती है, हैंड बुक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन। सही। मेरे पास बुक यहाँ रखी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाली बुक है, ठीक है। ये नॉर्मली आपको मिल जाएगी कहीं से भी, जो आपके नॉर्मल मेडिकल जो बुक स्टोर्स वगैरह हैं, उनसे मिल जाती है। इसका नाम ऑक्सफोर्ड हैंड बुक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन है। और ये बुक आपको लेके इससे आप पूरा पढ़ना है, अगर आपकी थ्योरी कमजोर हो चुकी है या है तो, ठीक है। उसके बाद आपको पास क्वेश्चंस करने हैं, और उसके अलावा एक क्वेश्चंस का सबसे अच्छा सोर्स है प्लैबेबल। आप प्लैबेबल कर सकते हैं। सही है। हाँ, प्लैबेबल के अंदर एक्चुअली उसमें चक्कर क्या है कि अगर बहुत जगह अपना रिव्यू पढ़ोगे कि जी प्लैबेबल में से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और एज इट इज प्लैब में आ जाते हैं। सही। अच्छा, अब उसका चक्कर ये होता है कि प्लैबेबल के अंदर इतने एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं, 5000 क्वेश्चंस हैं उनके पास, ऑल इबाद भाई, फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। हैंड फ्री निकाल के दोबारा लगा के चेक करें, आवाज में एको आ रहा है। हाँ, हेलो। या हैंड फ्री निकाल दें, हैंड फ्री निकाल दें, चेक चलो, करें, क्योंकि मूवमेंट हो रही है ना उसकी वजह से फिर हाँ, शायद ये उसकी वजह से जो मसला हो रहा है। अब आ रही है सही आवाज आप लोगों को? सही है, बोलें। अच्छा, तो मैं ये बात कह रहा था कि अगर किसी की थ्योरी जो है वो सही है और वो जस्ट अपने पर्पस के साथ जाना चाह रहा है, तो प्लैबेबल इज अ वेरी गुड सोर्स। चाहे प्लैबेबल करे, 5000 क्वेश्चंस हैं, 5000 क्वेश्चंस नहीं, बेसिकली वो 5000 टॉपिक्स, हर क्वेश्चन एक सिंगल टॉपिक रखता है, तो सही है। उसको सॉल्व करे और सिर्फ क्वेश्चन को ना पढ़े, बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ जो उसकी एक्सप्लेनेशन उसकी करे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही है। तो ये क्लैप का जो पूरा मेन, अगर मैं एमबीबीएस करने के बाद तो मुझे क्वेश्चंस पे जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं हाउस जॉब कर लेता हूँ और यहाँ पर काम करना शुरू कर देता हूँ और उसके बाद अगर मुझे दोबारा इस फील्ड में वापसी आना है, तो फिर मुझे दोबारा ये वाली क्लिनिकल वाली जो बुक है मुझे वो पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है, सही है। अच्छा, फी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे हैं कुछ लोग, फी स्ट्रक्चर क्या है? मुझे आवाज सही नहीं आई, जरा बताना दोबारा। फी स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर। अच्छा, फी स्ट्रक्चर यानी जो इसमें पैसे आपको लग रहे हैं, ठीक है। यार देखो, अगर कलेक्टिवली बताऊं पूरा एक साथ जो अमाउंट है वो तकरीबन 6 से 7 लाख का है। अलग अलग करके बताता हूँ एक्सपेंसेस को, तो तकरीबन मैंने बताया कि इट डिपेंड्स। अगर आपने आइल्स किया तो 30,000 में फारिग हो जाओगे। अगर आइल्स नहीं करते, ओईटी पे जाते हो, तो 55,000 पे आप जाते हो, ठीक है। सही है। उसके बाद आपको 50,000 रुपए चाहिए अपने स्लैब वन के लिए, और फिर उसके बाद जो असल बड़ा चंक आता है वो आपका प्लैब 2 आता है।
फ्लैप 2 जो है ना, उसमें आपको बहुत हाई अमाउंट की मनी चाहिए होती है, क्योंकि आपको यूके जाना होता है, वहाँ रहना होता है, वीजा के एक्सपेंसेस होते हैं, पासपोर्ट वगैरह जो भी है, एयर टिकट्स, वो सारे एक्सपेंस होते हैं। तो वो तकरीबन आपका 4 से 4.5 लाख के अराउंड बनता है। तो एक रफ अंदाजे के मुताबिक आप 6 से 7 लाख रुपए का एस्टिमेट पाउंड की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। जब हम आए थे तो पाउंड था 205। सही है, तो इसकी वजह से भी वैल्यू चेंज हुआ है। सही है, सही है। अच्छा, ये एक और चीज के अगर मैं यहाँ से यूके फ्लैप 2 देने जा रहा हूँ तो वीजा रिजेक्ट हो जाता है कभी, अगर मैं जैसे फ्लैप 2 के लिए मैंने अप्लाई किया? अगर आप रिजेक्ट, तो मैंने देखी है रिजेक्शन आते हुए इवन, और मेरे दोस्तों भी आई है। बट द थिंग इज कि रिजेक्शन जो होती है ना, वो आपको मतलब वीजा जो ऑफिसर है ना, वो आपको पता ही नहीं, वो आपको वहीं पे देखता है कि आप उसको कैसे लग रहे हो, आपने जो वीजा एप्लीकेशन दिया उसको कितनी बातें। तो प्लीज मैं एक एडवाइस दूंगा कि कोई बात गलत नहीं वीजा एप्लीकेशन पे, जो है तो है, बस वही बताना, ना एग्जेजरेट करो ना उससे कम बताओ। क्योंकि अच्छा लोग क्या करते हैं, एग्जाम उनका फॉर एग्जाम्पल 13 मई, वो वीजा मांग लेंगे जी अगस्त तक। सही। तो ये जो है ना, वो सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, इसके ऊपर रिजेक्ट होना ही होना होता है। सही तो है, सही भाई 1 हफ्ते का काम है, 1 हफ्ते का वीजा मांगो, 1 हफ्ते में आ जाओ। है, सही है, सही और है, अच्छा वीजा वीजा जो है ना 6 महीने से कम का लगेगा भी नहीं, सही है, चाहे आप 1 हफ्ते का ही क्यों ना मांगो। सही है, सही है, तो ये शो करने की जरूरत नहीं। सही है, सही है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जिस तरह फ्लैप 1 है, फ्लैप 1 क्लिनिकल नॉलेज है ना, और इसी तरह फ्लैप 2 जो है वो स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए आपको वहां पर जाना पड़ता है। बिल्कुल इसका ऐसा ही है। क्या? स्लैब वन आपका थ्योरी एग्जाम है, इट्स जस्ट लाइक अ थ्योरी एग्जाम। सही है, स्लैब को दे रहे होते हो, 180 क्वेश्चन हैं, 120 आपको लेने, अराउंड 125 मार्क्स में से, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, 125 मार्क्स आपको लेने टू गेट पास। जब आप वहां जाते हो, स्लैब 2 देते हो, तो वो एक क्लिनिकल एग्जाम है, पेशेंट्स होंगे, डॉक्टर्स बैठे होंगे, और उन स्टेशन के ऊपर जो है, तो हमारे पास ये होता है कि स्टेशन के ऊपर जो है उनके कंसल्टेंट, आप जाते हो, वो आपको कमांड देते हैं, एग्जामिनेशन कर लें, पीसी ले लें, इस तरह की आपको कमांड देते हैं वार्ड पर, जैसे वार्ड में कमांड देता है, वो आपको करना होता है, उसके हिसाब से वो स्कोरिंग करते हैं, तो अपना स्कोरिंग पैटर्न होता है। उन्होंने 5 मार्क्स आपके अपने रखे होते हैं, 5 आपकी टेक्निक के रखे होते हैं, 5 आपकी जजमेंट के रखे होते हैं, और 5 मार्क्स उन्होंने आखिरी में जो उनके होते हैं, जो उनके अपने इख्तियार में होते हैं, काइंड ऑफ वो 20 मार्क्स का स्टेशन बनता है। जैसे मेरा वॉर टेस्ट होता है। बिल्कुल व्हाट टेस्ट समझ लो, अगर पे जाओ तो व्हाट टेस्ट। सही है, सही है। और दूसरी चीज ये कि ना, कुछ लोग पूछ रहे थे कि ना यूएस असेंबली और प्लैब, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो अगर मैं प्लैब चूज कर रहा हूँ और यूएस असेंबली नहीं कर रहा, तो इसमें मेरा फायदा है या फिर थोड़ा बहुत नुकसान है इसमें? यार देखो, इसमें फायदा नुकसान तो कुछ भी नहीं है, और टू बी ऑनेस्ट वेरी ऑनेस्ट, फायदा नुकसान इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सही है, ठीक है। अब हाँ, रही बात इसकी आती है कि जो है ना यूएस एमएलई और ये फ्लैग की जो लड़ाई है, देखो ये बहुत अरसे से चल रही है, और इसमें कभी भी ना कोई चीज बेटर नहीं है। देखो, अगर आप ऐसा समझते हो, मैं आपको टिप्स के ऊपर ये चीजें देता हूँ। सिंपल सी बात है, आप यूएस एमएलई जाते हो, आपकी लाइफ होती है, आप अगर कंसल्टेंट काम करते हो, चीजें भी आसान हो जाती हैं, लेकिन द थिंग इज कि यूएस के वर्किंग आवर्स बहुत हार्ड है, यूएस के अंदर रेजिडेंसीज मिलना मुश्किल है, यूएस के अंदर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज कम है, फाइट बैक ज्यादा है, ज्यादा कंपटीशन है, बहुत हाई नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं, रिजेक्शंस बहुत होती हैं, वीजा रिजेक्शंस बहुत होती हैं यूएस। ठीक है। तो ये सारे उसके अपने मसले हैं। हाँ, लेकिन ये है कि यूके में इनकम बहुत होती है। मैं कहता हूँ कि यूके का एक कंसल्टेंट है, यूके के कंसल्टेंट से ज्यादा कम अबाउट इट, बहुत अच्छे ओवर टाइम है, बहुत कुछ है, लेकिन यूके के अंदर आपकी एक लाइफ है, आपकी वर्किंग आवर्स कम है, और कम वर्किंग आवर्स में तो पैसे भी कम है। कि अगर जो है ना वो पैसे आप करा रहा, तो पैसे भी आपको जो है कम दे रहा है। मैं अगर रफली बताऊं तो यूएस वर्किंग आवर्स 90 आवर्स पर वीक, और यूके के वर्किंग आवर्स 40 से 40 आवर्स पर वीक। पर तो बिग डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। सही ठीक है। है, फिर यूके के अंदर आपको बहुत सारी चीजों के अंदर स्पेशली रिलीफ मिल जाता है।
अब उस रिलीफ के अंदर ये फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत अच्छा रिलीफ बता दूं, मेरी सीनियर है, वो वहां गई थी और उनकी शादी हो गई, तो उनको रेजिडेंसी के दौरान 1 साल की प्रेगनेंसी लीव मिल गई। यानी आपको 1 साल तनख्वाह मिलेगी, आपको हॉस्पिटल नहीं आना, आपकी छुट्टी काउंट हो रही है वो। 1 साल आप बाद में अपनी रेजिडेंसी में ज्यादा करेंगे, यानी 6 साल के बजाय 7 साल करेंगे। ये यूएस में नहीं है, ये रिलीव आपको नहीं मिलेगा। तो अपना एक वो है। और फिर दूसरी बात ये कि यूएस के अंदर आपको कॉम्पिटेटिव स्पेशलिटीज नहीं मिलती। मैंने देखा बहुत सारी लोग पूछते थे सर्जरी का और इसका, तो यूएस में जरा इसमें जरा कमी है। तो यूएस में क्या होता है कि उनके अपने जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो ले लेते हैं, तो आईएमजीज के लिए बचता नहीं है। आईएमजी बहुत रेयरली कोई होता है, कोई सुपर जूनियर जिसके पास बहुत हाई नंबर ऑफ रिसर्चेज होती हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को पॉलिश किया हुआ होता है, तो वो जाके जो है ना वहाँ पे शायद कोई लेते। एंड मोस्टली अगर किसी को यूएस मिलेंगे तो सर्जन मिलेंगे। यू विल नेवर फाइंड अ कार्डिक सर्जन, यू विल नेवर फाइंड न्यूरो सर्जन जो कि पाकिस्तान की तरह यूएस जाती है बन गया, ये नहीं मिलता। अच्छा, यूके में एक रेजिडेंट की पे कितनी होती है अंदाजन? अच्छा यार, यूके का जो पे सिस्टम है ना, देखो यूके में अच्छी चीज ये है कि यूके का जो सिस्टम है ना वो गवर्नमेंट सिस्टम है। इट्स जस्ट लाइक अ पाकिस्तानी सिस्टम। जैसे पाकिस्तानी सिस्टम है ना, तो आप आगे पूछते हैं हॉस्पिटल में कि हमारी पे क्या होगी, ठीक है। तो यूके में मैं अगर बताऊं तो फाउंडेशन यानी उनकी हाउस जॉब है, उसकी पे है 1700 पाउंड इंक्लूडिंग द ओवर टाइम। ओवर टाइम आपके ऊपर जितना करोगे उतना। उसके बाद ना ये तकरीबन 400 पाउंड पर ईयर बढ़ता जाए, 300 to 400 पाउंड, 2000 पाउंड पर मंथ जब आप अपने रेजिडेंसी के फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में आते हो तो 2200 पाउंड हो जाता है, थर्ड ईयर में आते हो तो 2500 पाउंड हो जाता है। फाइनल जो आती है, जो आपका लास्ट यानी रेजिडेंट का जो पे होता है वो 3500 पाउंड के अराउंड होता है, एक्सक्लूडिंग द ओवर टाइम। ओवर टाइम जितना ज्यादा होता है वो फिर उतना ज्यादा बढ़ता है। ओवर टाइम का आइडिया है कि अगर मैं 1 घंटा ज्यादा देता हूँ तो मेरा क्या फायदा है? देखो उसके अंदर ये होता है कि ओवर टाइम के अंदर जो आपकी पे होती है इट्स डबल द नॉर्मल सैलरी ऑफ योर। यानी अगर आपकी नॉर्मल सैलरी का 1 घंटा बनता है 10 पाउंड का, तो ओवर टाइम का 1 घंटा बनेगा 20 पाउंड। ठीक है, तो इट्स डबल द टाइम। और नॉर्मली वहां पे क्या होता है, क्या चीज स्टार्ट में ओवर टाइम करना है, मतलब अगर जाना है वहां पे पाकिस्तानी करते यही है। मैं बताऊं वहां पे पाकिस्तानी करते यही है, पाकिस्तानी जॉब थोड़ी ना करते हैं वहां पे। जितने लोग यूके में गए हुए हैं उनमें से जॉब कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। इन्होंने जाके ओवर टाइम के लिए अपने वहां पे अप्लाई कर दिया था। अब हॉस्पिटल को सैटरडे संडे को ओवर टाइम के लिए डेफिनेटली बंदा चाहिए, डेफिनेटली। अच्छा, उनके जो लोग हैं ना, गोरों का मसला क्या होता है कि वो जो है ना ओवर टाइम्स के अंदर बड़े वो होते हैं, यानी उनको बड़े मसले होते हैं, उनको बड़े मसले होते हैं ओवर टाइम्स में। वो अपनी नॉर्मल रूटीन्स को फॉलो करते हैं और ओवर टाइम्स उनसे नहीं है, दे कांट डू इट। ठीक है, तो अब वो लोग क्या करते हैं कि वो पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप डबल पैसे देते हैं और ओवर टाइम कर लें। तो अब इससे अंदाजा लगाओ कि अगर मैं एक में 12 घंटे ओवर टाइम करता 20 पाउंड एंड मेरे तो सिर्फ 240 पाउंड एक सैटरडे करने के बने। सही है, सही। और इस तरह से करके मैंने सैटरडे संडे कर लिए, मैं 500 पाउंड तो सिर्फ इसी वीक में सिर्फ 2 दिन मिलती है, तो मेरे 500 पाउंड। तो सर्जरी मिलना कितना आसान है यूके में? मतलब अगर देखा यार सर्जरी मिलना ना, देखो सर्जरी मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग सर्जरी के होते हैं क्योंकि मैं खुद भी, मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जरी आगे हो गया करने का मेरा। तो सर्जरी जो है ना आर्ट, वो एक आर्ट है, ठीक है। वो एक आर्ट, ठीक है। अगर आप समझते हो कि वो आर्ट मौजूद है, क्योंकि देखो सर्जन की मैंने काम किया काफी कंसल्टेंट के साथ, और अभी भी मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ एक रिसर्च काम कर रहा हूँ। तो वो हमेशा ये बात मुझसे कहते हैं जैसे आती है ना नॉर्मल आदमी को लगता है उसकी आंखों में एक 3D इफेक्ट होता है। जैसे आप एक मूवी के 3D इफेक्ट देखते हो ना, सर्जन की आंख में 3D इफेक्ट होता है। So if you are thinking कि your hands and your eyes can coordinate so well, तो आप जरूर सर्जरी में जाएं। यूके में आपको सर्जरी के अच्छे चांसेस मिलेंगे। उनके जो प्रोफेसर्स हैं दे आर वेरी स्किल्ड, वो आपको बड़ा हॉस्पिटल होंगे और वो एक दिन में अंदाजा लगा लेंगे कि आपको सर्जरी देनी चाहिए या नहीं। लेकिन अगर उनको नजर आ गया कि आप में सर्जिकल स्किल्स नहीं है, कुछ भी आप कर लें वो आपको सर्जरी नहीं।
कुछ भी, ठीक है। अच्छा, अब बाकी ये है कि जिनको लेनी है उनके लिए मैं इसका बता देता हूँ। तो यार देखो, सर्जरी इज अ कॉम्पिटिटिव स्पेस, यहाँ पे आपको कंपटीशन मिलेगा, आपके पास रिसर्चेज होनी चाहिए, एंड रिसर्चेज शुड बी द वैल्यूड रिसर्चेज जो उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है, जो आप आगे परस्यू करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लेनी है आगे जाके ऑर्थोपेडिक सर्जरी, और मेरा रिसर्च पेपर जो है वो ये शो करता है कि पाकिस्तान में ज्यादा लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं या ट्विटर, तो दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट माय स्पेशलिटी इज रिक्वायरिंग फ्रॉम मी। मेरी रिसर्च होनी चाहिए फ्रैक्चर के ऊपर, मेरी रिसर्च होनी चाहिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अब ये रिसर्च जो है ना, ये कॉलम फिल करने के लिए उनको नहीं पसंद, वो कहते हैं ये कॉलम फिलिंग रिसर्चेस बहुत देखी गई है। तो रिसर्चेस करो, हेल्दी रिसर्चेस करो सर्जरी के लिए, अपनी फील्ड ऑफ करो। और मैं हमेशा कहूंगा कि अपनी फील्ड ऑफ करने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि ये फील्ड बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए, और सर्जरी किसको लगता है जनरल सर्जरी इसको बहुत अच्छी है, इलेक्टिव करो। 1 महीने जाओ किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके इलेक्टिव करो, देखो, फील करो। अगर उल्टियां आनी शुरू हो जाए, तबीयत खराब हो जाए और बिल्कुल बेहोश बेहोश हो जाओ, तो सर्जरी नहीं लेना, क्योंकि फिर ये मसला बन जाएगा। तो इसको इस तरह से रखो कि बड़ा कूल चाहिए, लेकिन आपकी रिसर्चेज होनी चाहिए, आइडियाज होने चाहिए आपके पास, इनोवेशन होनी चाहिए। दिस इज व्हाट अ सर्जन रिक्वायर्स। और उसके बाद एक सबसे अच्छी चीज, पता नहीं मुझे एक सर्जन ने कही थी कि सर्जन की बैक बड़ी मजबूत होती है, कमर बड़ी मजबूत होनी चाहिए। यानी 4 घंटा ऑपरेशन के बाद ऐसा ना हो कि कमर को जगह चली गई। सही है, सही है। अच्छा, दूसरी चीज, इलेक्टिव्स अगर मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं पाकिस्तान में इलेक्टिव करूँ या फिर मैं यूके में जाके इलेक्टिव करूँ, यार इलेक्टिव देखो, अगर आप करते हो ना, इट्स बेटर, बिकॉज देखो यूके का जो एक्सपीरियंस है वो 10 दिन का सही, 15 दिन का सही, 1 दिन का सही, पाकिस्तान का जो वर्क एक्सपीरियंस है ना काउंट नहीं होता। लेकिन थिंग इज कि दिस विल शो द डिटरमिनेशन ऑफ योर्स टू द पर्सन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू रेजिडेंसी। देखो, अब फॉर एग्जांपल मैं एक बंदा हूँ, मेरे पास व्हाट्सएवर फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं लंदन आके 2 हफ्ते कोर्सेज करता हूँ, इसके लिए मैं इलेक्टिव, मैंने पाकिस्तान में एक लोकल हॉस्पिटल, लोकल कंसल्टेंट के अंडर में, सर्जन के अंडर में, उसका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, काम के बाद ये ना हो बस काम करे, रिकमेंडेशन करूँ। तो मैं ये दिखाऊंगा कि सर देखें ये मेरा एलओआर है। फाइनेंशियल आपको पता है एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इतना ज्यादा हमारे पास कोई बजट नहीं है प्रैक्टिस के लिए, यूनिवर्सिटी में इतना बजट देखिए 4-5 लोगों को, ठीक है। तो सर मैं ये कर सका हूँ, तो वो उसको कंसिडर करते हैं। मैंने इवन ऐसा भी देखा है कि यूके में जिन्होंने इलेक्टिव की वो नहीं लेते, और यहाँ लोकल हॉस्पिटल्स के अंदर इलेक्टिव करके लोगों ने, ये मैंने बहुत दफा देखा, ठीक है। तो इसको कोई वो नहीं बनाओ, स्ट्रीमलाइन नहीं बनाओ, किसी भी बंदे के लिए वो ना बना लो कि हमें यूके जाके करना है। आपके घर के पास सबसे अच्छा जो हॉस्पिटल है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके रेंज में है, कॉस्ट में, वहां जाओ, आप अपना इलेक्टिव करो। मैंने भी किया, मैंने लियाकत नेशनल के अंदर टॉप चढ़ा था इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन लेनी, तो मैं अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अच्छा इलेक्टिव आपको कराने के लिए होते हैं कि क्या आप इस फील्ड के काबिल हैं। तो मैं गया इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर, 2-3 दिन काम किया, 4 दिन, मुझे समझ में आ गया कि ये फील्ड मेरे मतलब, मैंने उसके बाद वो इलेक्टिविटी 1 महीना करके एलओआर, लेकिन वो मुझे, तो ये आपका करियर डिटर्मिनेशन के लिए नहीं होता, इलेक्टिव इज नेवर फॉर द फील्ड। आपको पता लग जाएगा आप कौन सी फील्ड के लिए बने हो जब आप करते हो। हाँ, मतलब यही वाली बात है कि आप जो है ना, जैसे मैंने कहा कि आप अगर आपको सर्जन समझता है तो देखो बुक पढ़ के एनाटॉमी समझ के सर्जन आपको आसान है, लेकिन जब आप खड़े हो गए ओटी टेबल पे की सर्जरी होगी, तो आप जब बैक जवाब देगी तो आपको नजर आएगा कि आपकी बैक और आपकी फिंगर्स के अंदर कितनी आर्ट है। दिस इज ऑल अबाउट कि आपको, मैं एक दफा अभी जो है एक के साथ था यूके स्टाइल पे, तो कैबेज चल रहा था, कैबेज के अंदर आर्टरी पता होगा आप थर्ड फोर्थ के बारे में, दो तरफ से हार्वेस्ट हो सकती है, एक से इंटरनल मेमोरी आर्टरी को निकाल के आप हाथ में लगाते हैं बाईपास के लिए, दूसरा लॉन्ग सेक्शन निकालते हैं।
तो वो यूके का सर्जन था, उसने मेमोरी आर्टरी को निकालने में जो 10 मिनट की, और पाकिस्तानी सर्जन था जिसने लॉन्ग सेक्शन निकालने में 45 मिनट, जबकि वो सुपरफिशियल है लॉन्ग सेक्शन। दिस इज अबाउट आर्ट। उसकी आर्ट मैंने उससे जाके पूछा, वो जो गोरा था मैंने उससे जाके पूछा, मैंने कहा सर ये बताएं कि आपने, उसने मुझे अपनी स्किल बताई। मैंने कहा हाँ देखो दिस इज स्किल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अ सर्जन। अब 1 घंटे तक उसने वो निकाला उसने। सही। अच्छा, हाउस जॉब और प्लेब में क्या रिलेशन है? हाउस जॉब कितनी हाउस जॉब स्लैब के क्या रिलेशन है? तो देखो हाउस जॉब और स्लैब में कोई रिलेशन नहीं है ऐसा, कि आप विदाउट हाउस जॉब भी स्लैब दे सकते हो। मैंने बताया कि आप अपना मेडिकल कॉलेज पास करो और जाके स्लैब के अंदर बैठ के प्रोविजन सर्टिफिकेट लेने के बाद। हाँ लेकिन क्या होता है कि यूके में हाउस जॉब फिर आपको करनी पड़ेगी 2 साल, अगर आप पाकिस्तान में हाउस जॉब नहीं करते तो वहाँ जाके आपको 2 साल की हाउस जॉब, 2 साल की 2 साल की 2 years की। अनपेड होगी? क्या चीज? पेड होगी या अनपेड होगी जो हाउस पेड, जॉब इट विल बी पेड। 1700 पाउंड आपको मिलता है पर मंथ, एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम का अलग है। और ठीक उसके है, बाद तो अब इसके अंदर हमारे पास हाउस जॉब के अंदर मेरे हिसाब से जो मैं एडवाइस करता हूँ लोगों को कि अपनी हाउस जॉब पाकिस्तान की करो, उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे ना वैसे ही इतने ज्यादा आईएमजीज हैं और फिर लोकल स्टूडेंट्स हैं उनसे, कि हाउस जॉब मिलती बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मिलती है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को कि वो हाउस जॉब अपनी पाकिस्तान में छोड़े, क्योंकि देखो पाकिस्तान में आपको आपके मतलब के डिपार्टमेंट में हाउस जॉब मिल जाएगी, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं आपको मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप यूके जाओगे ना तो आपको आपके मतलब के डिपार्टमेंट की हाउस जॉब नहीं मिलती है। फिर वो ये करते हैं कि हाउस जॉब तो किसी को मिल भी जाती है पाकिस्तानी को, वो साइकेट्री डिपार्टमेंट के अंदर बिठा देते हैं। अब साइकेट्री डिपार्टमेंट के अंदर फिर क्या होता है कि जब वो आगे अपनी रेजिडेंसी के लिए मूव करता है तो वहां पे वो कहते हैं कि यार आपने हाउस जॉब किसने किया। अब वो अप्लाई कर रहा होगा सर्जरी के अंदर और हाउस जॉब उसकी लगी हुई होगी साइकेट्री के अंदर, तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा होगा। तो मैं हमेशा कहूंगा कि पाकिस्तान में रुको, अपनी हाउस जॉब करो, कुछ महीने सर्जरी के अंदर लगाओ ताकि तुम्हारा एक तरीके से एक्सपीरियंस बन जाए सर्जरी। अच्छा, अब दूसरा ये कि ना अब मैंने प्लैब दे दिया, सही है, और प्लैब के अंदर मेरा स्कोर भी अच्छा आ गया, उसके बाद क्या होगा? मुझे जरा सा आवाज कटी है, सॉरी। मैं बोल रहा हूँ कि ना प्लैब है, मैंने प्लैब दे दिया, प्लैब 1 दे दिया, प्लैब 2 दे दिया, अब मेरा स्कोर आ चुका है, उसके बाद मुझे क्या करना है? अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हमारी हाउस जॉब है 1 ईयर की, तो वो हमसे ये कहते हैं कि आप यहाँ यानी यूके में आके एटलीस्ट 3 to 4 months जॉब, या तो आप वहाँ पे अपनी हाउस जॉब रिपीट कर लेते हो, आपको मिल जाएगा अगर टाइम है आपको हाउस जॉब। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि हाउस जॉब रिपीट नहीं करना चाहते, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पीपल व्हाट दे डू इज, एक वहाँ पे जॉब होती है जिसे हम कहते हैं सीनियर हाउस ऑफिसर। ठीक है, एसएचओ पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो। एसएचओ पोस्ट की एड्स आपको बहुत सारे यूके के जो जॉब वैकेंसीज की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे ओपनली मिल जाएगी। ठीक है, और आप वहां से जॉब्स निकालोगे और आप उसके लिए अप्लाई करोगे। अप्लाई आप पाकिस्तान में बैठ के ही कर सकते हो, बिकॉज सारा यू डोंट नीड टू गो टू द हॉस्पिटल, या आप हॉस्पिटल में पहुंच कर हाथ लेके आओ, ऐसा कोई नहीं होता। आप अपनी सीवी जो है वो ऑनलाइन ड्रॉप कर दो, वो आपसे इंटरव्यू करेंगे, सेम है जैसे जैसे हम दोनों का इंटरव्यू ऐसे ही बिल्कुल इंटरव्यू। ठीक है, वो आपको अगर अपॉइंट कर लेते हैं टाइम के इस दिन आपको ज्वाइन करना है। अच्छा, जब वहां पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो आपका वीजा लेना बहुत ज्यादा पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि गेटिंग अ वर्क वीजा विद अ जॉब इज वेरी, सही है, बिल्कुल। तो उसके ये बाद 3 months की आपकी जॉब। 3 महीने मैंने कर लिया, उसके बाद हाँ 3 मंथ्स के बाद, लाइक उसके बाद क्या 3 months के बाद, तो 3 months के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। जो वहाँ का जो कंसल्टेंट होगा, जो आज इन जितनी बार आप जॉब करते होगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने किया वो 3 months के बाद मिल गया जो है मेरा सर्टिफिकेट, दिस पर्सन वाज वेल इन हिज जॉब एंड रिकमेंडेड टू वर्क इन आवर सेक्टर। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास अप्रोचेज हैं डिफरेंट। अब आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, अब आप चाहो तो अपनी इसी जॉब को कंटिन्यू भी कर सकते हो। सही है। ठीक है, और जब तक चाहो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो रेजिडेंसीज के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है एंड जॉब पे किया जा सकता है। यूपी का सिस्टम दोनों तरफ परमिट करता है। रेजिडेंसी के लिए आपको जो है वो एग्जाम देना होता है, उनका जो उनका रेजिडेंसी इंटरव्यू कहलाता है। इट्स काइंड ऑफ एग्जाम इंटरव्यू कहलाता है, लेकिन वो एक तरीके से जॉब ही है।
वो एग्जाम ही है। बिकॉज उसके पीछे रीजन क्या है कि जब आप वहाँ जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो वो आपसे बाकायदा केसेस और सिनेरियो, जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस दे दिया, तो इसको जरा मैनेज कीजिए, किसी पेशेंट का सीपीआर दे दिया, तो सीपीआर जरा करके दिखाना, तो एक काइंड ऑफ इंटरव्यू होता है। तो वो इंटरव्यू 8 या 9 स्टेशन होते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्पेशलिटी होता है वो 8-9 स्टेशन। यू अप्लाई, यू गो टू देम, और उसके बाद आपकी स्कोरिंग बनती है। फिर आता है कि यू गॉट रेजिडेंसी और नॉट। रेजिडेंसी अगर आपको एक दफा मिल जाती है, तो फिर आप जो है ना उस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं जॉब, और वो फिर आपकी जॉब चलती रहती है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ विच द बिकॉज के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंसी वो बहुत ज्यादा सही है। यानी ऐसी ऐसी जो है वो आपके पास स्पेशलिटी भी है जिसकी रेजिडेंसी 3 साल में कंप्लीट हो जाती है, और ऐसी स्पेशलिटी भी है जिसकी रेजिडेंसी 9 साल में, तो काफी ज्यादा वेरिएबल है। तो वो आपका फिर उतना लिमिट है। उसके बाद यू गो फॉर योर फाइनल एग्जाम ऑफ FRCS या FRCP। अच्छा, प्लेब में गैप ईयर का इशू होता है? जैसे एक नहीं बंदा हाउस जॉब कर ली, नहीं, हाँ, गैप ईयर्स का कोई इशू नहीं होता। बल्कि मैं बताऊं तो जितना गैप ईयर जो है ना वहाँ के अपने लोग लेते हैं, आई थिंक हम तो उतना शायद लेते भी नहीं। ठीक है, मतलब मैंने, आई माई सेल्फ हैव सीन a woman there who started her residency when she was 48 years old. तो आई थिंक इससे ज्यादा गैप नहीं होता किसी भी बंदे के पास। ठीक है, तो उनको इजीली मिलती है गायनोकोलॉजी के अंदर भी। तो अच्छी फील्ड है, जबकि गायनोकोलॉजी यूके के अंदर वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फील्ड आती है गायनोकोलॉजी अंदर, उनको उसके अंदर मिली। एंड आई डोंट थिंक सो। हाँ, ये होता है कि आपको अपने गैप को जस्टिफाई करना होता है। तो व्हाट द पैनल सीक्स फॉर, के हमारे पाकिस्तानी आके कहते हैं कि यार वो हमें जो है ना जॉब नहीं मिली क्योंकि हमारा गैप बहुत था। असल में प्रॉब्लम गैप का नहीं होता, प्रॉब्लम गैप को जस्टिफाई करने की। व्हाई यू टुक सच अ लॉन्ग टाइम कि आपने जो है वो गैप लिया। अगर आप इस चीज को जस्टिफाई करते हो अच्छे तरीके से, तो आप आराम से जो है वो अपना जो है वो आप काफी टाइम बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। आप 10 साल के बाद कर सकते हो रेजिडेंसी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, प्लेब 2 भी रेजिडेंसी से पहले ही होता है ना? ये क्वेश्चन आया है। स्लैब 2 रेजिडेंसी से पहले होता है। स्लैब 2 के बाद एक्चुअली क्या होता है कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन मिलता है। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे आपको डॉक्टर ही नहीं। ठीक है, तो वो जब तक आप डॉक्टर नहीं तो रेजिडेंसी नहीं होता। तो प्लेब लाइसेंस है आपके लिए? अगर आप प्लेब क्लियर है तो आपके पास लाइसेंस है कि आप यूके में काम कर सकते हो? बिल्कुल, आपके पास यूके का एक तरीके से लाइसेंस आ जाता है। जैसे जस्ट लाइक द PMDC है, बात हुई तो हमें PMDC का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, उसके बगैर हम नहीं कर सकते थे यहाँ पे, हम डॉक्टर ही नहीं। सही है, बिल्कुल। अच्छा, दोबारा क्वेश्चन आया OET आइल्स का। अच्छा, देखो OET जो है ना आपकी पूरी जर्नी के लिए काफी है। आप OET से आखिरी अपना यूके में आके जॉब वगैरह सब कर सकते हो। अब क्योंकि जो लॉ बन चुका है उसके अंदर ऐसी कोई सेग्रीगेशन नहीं है वीजा के लिए आपको दोबारा पे आइल्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। OET एक दफा दे लो, 7 ऊपर का स्कोर ले लो, बाद आपसे कोई मसला नहीं होता, आपको ठीक है। ये बड़ा उन्होंने, अगर आइल्स दे दिया और रेजिडेंसी स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद दोबारा आइल्स देना है या नहीं देना? नहीं, देयर इज नो नीड टू गिव अनदर आइल्स। आइल्स इज जस्ट फॉर वन टाइम। देखो, आप जब किसी मुल्क में जाते हो ना, तो आपको ये लैंग्वेज एग्जाम इसलिए है कि आप जब किसी मुल्क में जाते हो तो आप प्रूव करते हो कि आप उसकी लैंग्वेज बोल सकते हो। देखो, अब इस वक्त पता है सबसे ज्यादा जो है ना वो डॉक्टर्स की नीड कहाँ पर है? सबसे ज्यादा नीड इस वक्त डॉक्टर्स की जो है जर्मनी में। लेकिन हम जर्मनी नहीं जाते क्योंकि हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती, हम जर्मन के अंदर फंस जाएंगे, तो हम वहां नहीं जाते। ठीक है, जबकि सबसे अच्छी पे भी वही है, अमेरिका से ज्यादा अच्छी पे जर्मनी के अंदर। अगर वो बंदा जर्मन सीख ले तो वो ज्यादा अच्छी वो कर सकता है। तो लैंग्वेज एग्जाम इज जस्ट वन टाइम टू प्रूव दैट व्हाट यू आर इन योर लैंग्वेज। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन पे इन डिफरेंट ऑफ पे यूएसएमडी और प्लेब पे का क्या डिफरेंस है? ये तो बता चुके हैं। यूएसएमएलई और मैं फिर से बता दूंगा, मतलब नहीं है यार। यूएस के अंदर पे जो है वो डॉक्टर की ज्यादा है, बट इट्स आफ्टर बिकमिंग अ कंसल्टेंट, नॉट इन द रेजिडेंसी। रेजिडेंसी में पे ज्यादा नहीं है यूएस में, यूके में पे ज्यादा है। आप जब कंसल्टेंट बन जाओगे यूएस में, फिर तो वाकई आपकी पे बहुत ज्यादा है। फिर आप मतलब विदिन अ डे और विदिन अ नाइट आप इतना कमा रहे होगे तो जितना शायद दूसरे का कंसल्टेंट पूरे महीने में कमा रहा है।
लेकिन उससे पहले नहीं, उससे पहले सिर्फ स्ट्रगल है। अच्छा, हम प्लैब के कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर मैं फेल हो जाऊं, मैं प्लैब दिया? यू हैव 4 अटेम्प्ट्स, 4 अटेम्प्ट्स अटेम्प्ट। ईच। 3 महीने 4 महीने का डिफरेंस कितने महीने का? मैं समझा नहीं, सॉरी। कि कितने मंथ का डिफरेंस होना चाहिए? मतलब जैसे एटलीस्ट 6 महीने का डिफरेंस होना चाहिए, उसके बाद दे सकते हो आप, या 1 साल बाद दे सकते हो सेकेंड अटेम्प्ट? नहीं नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई डिफरेंस कोई ऐसा मतलब प्लैब ने ऑफिशियली नहीं बनाया है। हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई तुम्हारी तैयारी कमजोर है, और ऑफकोर्स 3 मंथ का तो गैप बन ही जाता है। इसकी वजह ये है कि प्लैब जो है वो होता ही 4 टाइम्स है ईयर में, तो जो है वो हर 3 महीने बाद होता है, तो 3 महीने का तो गैप बन ही जाता है, तो जो है होना ही, तो 3 महीने का गैप आपका बनेगा, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हो। सही। और प्लैब वन होता कहाँ है पाकिस्तान, कराची के अंदर अगर स्टेशन देखे जाए तो किस किस जगह होता है? प्लैब 1 हमारे पास से जो है कराची में भी हो रहा है, लाहौर में भी हो रहा है, और इस्लामाबाद में भी हो रहा है। जो अटेम्प्ट्स जो है वो कराची के अंदर होते हैं इन द मार्च, एंड आई थिंक वो कराची के अंदर, और बाकी 2 अटेम्प्ट आपको इस्लामाबाद के अंदर मिलते हैं। इस्लामाबाद में वैसे 4 अटेम्प्ट होते हैं, मतलब इस्लामाबाद में आपको 2 साल मिल सकते हैं, कराची में सिर्फ 2 अटेम्प्ट, तो सही। 2 दफा मिल सकता है हुरमत 4 अटेम्प्ट दे सकते हो आप? टोटल। ओके, सही है, 4 टोटल दो 4 अटेम्प्ट। सही। इसमें वैसे पास फेल का होता है ना, जैसे आपको हाई स्कोर तो नहीं करना, प्लैब पास फेल है। हाँ, पास फेल है। देखो, पास का उनका ये होता है कि आपका जो है ना पास फेल ऐसे बनता है, सेम एज के जैसे आपके जो है ना एक तरीके से पूरा जो स्कोर बनता है ना प्लैब का, वो देखा जाता है कि ज्यादातर लोगों ने क्या क्या स्कोर किया है। उसके बाद उसमें से थ्रेशोल्ड के हिसाब से पास फेल बनता है, तो देयर इज नो सच कि वो शुरू से कोई स्केल नहीं बनाता कि 110 से ऊपर वाला पास हो जाएगा और 110 से नीचे वाला फेल हो जाएगा। स्कोरिंग्स के हिसाब से हर बंदे की फिर एक ग्राफ बनता है, तो उसके हिसाब से पास फेल बनता है कि इसमें ग्राफ को वो पास फेल होगा। ठीक है, तो फॉर व्हाट आई रिकमेंड इज कि 125, ठीक है, आज तक कभी 125 से ऊपर से फेल हुआ है, तो बी सेफ 125। वैसे जब प्लैब बहुत नीचे आया था 95 पे भी पास हुआ। सही। तो अब और कोई क्वेश्चन है किसी के? वैसे पिछले सब कवर कर लिया हमने, ज्यादातर चीजें कवर कर ली हाँ, तो अगर किसी के पास कोई और क्वेश्चन है रिगार्डिंग रेजिडेंसी कोई और चीज तो पूछ सकता है। अच्छा, जो हमारी लॉग बुक है, जैसे हम यूनिवर्सिटी के अंदर है, मैं फाइनल ईयर में हूँ, और जो क्लिनिकल चीज हमें यहाँ पर सिखाई जाती है, वो स्कोर मैटर करता है आगे टीचर में? देखो, ये जो स्कोर जो आपके लॉग्स हैं, जो आपकी लॉग बुक्स हैं, ये आपके साथ मैटर, लेकिन देखो ये आपको फंसा भी सकती है ऑन द सेम टाइम। ये एक बड़ा डबल एज सॉर्ड है। मुझसे एक दफा किसी ने पूछा था ये, तो मैंने कहा था क्योंकि देखो मसला क्या होता है, हमारे यहाँ पे ना कोई भी काम हमें पूरा नहीं सिखाया जाता। अब अगर एक बंदे की लॉग बुक में डाला हुआ है कि उसे एनजी ट्यूब डालना आता है, और मैं उसको ला के दे दूंगा ये एनजी ट्यूब लो और डालो बेटा, तो फिर लॉग बुक में जो लिखी हुई चीज है ना वो आनी भी चाहिए। तो लॉग बुक देके अपने आप को फंसाना नहीं होता कि ये लॉग बुक आप ले लें और इसके बाद ये होगा कि फिर वो जब आपसे कहेगा बेटा डियारी करो, मुझे नहीं करो, तो ठीक है। तो लॉग बुक काम आती है, लेकिन फंसाने में भी काम आती है। अच्छा, प्लैब 1 और प्लैब 2 के दरमियान गैप कितना होना चाहिए? नॉर्मली लोग 4 to 6 मंथ का रखते हैं, 4 to 6 मंथ। 4 to 6? वैसे ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कोई बंदा अपनी हाउस जॉब कर रहा है और उसे हाउस जॉब में 1 महीने बाहर जाने की छुट्टी नहीं मिल सकती है, तो वो 10 महीने बाद भी सकता है जाके। तो इसमें कोई वो नहीं है। आप अपनी, मतलब मैंने बताया कि अपनी टाइमलाइन बनाओ, टाइमलाइन के। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है कि आफ्टर पासिंग प्लैब बोथ पार्ट्स, तो गारंटी क्या है कि हमें जॉब मिल जाएगी? मतलब डिफिकल्टी होती है जॉब मिलने? यार गारंटी देखो लाइफ में जो है ना, देयर इज नेवर अ गारंटी। लाइफ में कभी किसी चीज की गारंटी नहीं होती। आप डॉक्टर बन गए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। लेकिन मैं इसमें देखो ये कहना चाहूंगा कि ट्राई टू बिल्ड अप योरसेल्फ। जॉब लेना, मेरे जो मेंटोर थे मुझे कहा करते हैं के बाद, चूज बैगर कांट बी अ चूजर। अगर आप बैगर है, अगर आप जाके जॉब मांग रहे हैं जगह जगह पे, तो आपको जॉब कोई नहीं देगा यूपी में। इससे बिल्कुल तैयारी बना लो कि अगर आपने जाकर जॉब मांगी, उनको बड़ा शौक है जॉब रिजेक्ट करने का, बड़ा शौक है उनको। इतनी सीवी उनके पास आती हैं और वो रिजेक्ट 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 के मार देते हैं वहां, ठीक है। तो उनको रिजेक्ट करने का बहुत शौक है, रिजेक्ट
लेकिन अगर आपकी सीवी में जान है, अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया है, अपना इंटरव्यू साउंड दिया है, तो कोई आपकी सीवी रिजेक्ट नहीं कर सकता। इवन सर्जरी में भी नहीं करता, हर जगह पे आपकी सीवी चलेगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि यार वो मुझे जॉब वहाँ जाके जॉब किया है, तो फिर वो जॉब जो ढूंढने वाली जो सोच है ना, फिर वो कहीं लेके नहीं, वो पाकिस्तान में वापस लेके आ जाए। एक और क्वेश्चन है कि ना प्लेब 1 और प्लेब 2 के दरमियान जो 4 to 6 मंथ्स का हमें गैप लेना है, तो उसमें कोई जॉब मिल सकती है स्मॉल पे पे? मिल सकती है। यूके के अंदर जॉब्स हैं, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि सर्जिकल नोट्स अटेंडेंट की एक जॉब होती है, वो आपको मिल सकती है। उसके लिए सिर्फ आपने अपना जो है ना वो मेडिकल स्कूल से सर्टिफिकेट लिया हुआ पास हो, यानी आप एमबीबीएस पास, तो वो आपको तकरीबन 900 पाउंड्स की जॉब होती है मंथ। ओवर टाइम वगैरह नहीं होता, 900 पाउंड आपको मिलते हैं। तो इतना हो सकता है कि आप वहाँ पे आराम से रह सको, सिंगल बंदा फैमिली वगैरह के साथ भी आ सकता है। अगर किसी बीवी बच्चे हैं तो 900 पाउंड में सर्वाइव करना मुश्किल है, लेकिन 900 पाउंड में सिंगल अपना एक रूम लेके और आप बहुत मुश्किल नहीं होगा, अच्छा, बल्कि बचेंगे पैसे। दूसरे डीआईएमसी के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि यूके के रेजिडेंट हैं और वो यहाँ से डीआईएमसी में पढ़ने आए हैं। अब उनके लिए क्या बेहतर है कि वो प्लेब 1 पाकिस्तान में दें या फिर प्लेब 1 यूके में ही जाके दें? यार ये तो उनकी अपनी फैसिलिटी, कहाँ देना चाहेंगे, बिकॉज एग्जाम रिमेंस द सेम। सही है, सही है। ठीक है, और एग्जाम में तो कोई आपको फर्क मिल नहीं रहा। जो एग्जाम मैं दूंगा प्लेब 1 के लिए वही वो भी देंगे। तो वो तो सीटिंग का अपना एक टाइमलाइन है। वही मैंने कहा कि वो बात आ जाती है आपके टाइमलाइंस के ऊपर, कि आपका टाइमलाइन से आपको क्या परमिशन दे रहा है। अगर आपकी टाइमलाइन वहाँ की आप वहाँ जाके तो यू कैन गिव एनीवेयर। अभी हमारे कुछ दोस्तों ने, क्योंकि ये कोविड की वजह से पाकिस्तान में एग्जाम नहीं हो रहे थे, तो जो है दुबई में जाके दिए। हाँ, ये एक इशू चल रहा था, ये मुझे भी पता लगा था। हाँ और ये सही, दुबई ये सब। ज्यादातर सही सही। और क्वेश्चन पूछ लें अगर किसी के हैं, फिर एंड करते हैं हम इस सेशन को। अगर कोई फाइनल क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हमने। अच्छा, ये लाइव जो है ये सेव रहेगा 24 आवर्स तक, और मैं कोशिश करूंगा कि ना इसको हाईलाइट्स में सेव कर दूं ताकि आप बाद में भी देख सकें। हाँ, एक्सपेंस एक्सपेंस क्या है यूके में रहने का? हाँ यार, एक्सपेंस तो सीधा बता देता हूँ। लंदन में रहते हो तो बहुत महंगा है। लंदन में 2000 पाउंड पता भी नहीं चलेंगे कहाँ है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, लंदन में 2000 पाउंड नहीं चलेंगे कहाँ है। क्योंकि मैं बात बताता हूँ, ये है कि लंदन में 600 पाउंड के अंदर आपको एक रूम किराए पे, और अगर आप थोड़ा सा लंदन से हट के बैक साइड चले जाते हैं तो 600 पाउंड में आपको पूरा लग्जरियस फ्लैट। सही। तो देयर अ बिग डिफरेंस लंदन की लिविंग और इसकी लिविंग में। अगर आप नॉर्मल अंदाजा लगाओ तो एक सिंगल बंदा जो है, मैंने बताया कि 1000 पाउंड का गुजारा से कर सकता है विद ऑल द लिविंग जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन कि कुछ लोग थोड़ा सा शाखर्च होते हैं, खर्चे ज्यादा करते हैं, उनको बाहर खाने का उसका ज्यादा शौक होता है, तो ये चीज़ होती है। तो फिर उसके अंदर ना, क्योंकि देखो बाहर अगर आप खाते हो ना, वहाँ यूके में अपने ही पाकिस्तानी लूटने के लिए बैठे हैं। सबसे महंगा जो खाना है ना यूके का, वो पाकिस्तानी खाना, अपना खाना भी नहीं। मतलब इफ यू कैन इमेजिन कि टिक्का जो है वहां पे, इट्स 12 पाउंड। 12 पाउंड इक्वल्स टू अराउंड 3000 रुपीज, नहीं 2500 रुपीज, 2500 रुपए का टिक्का। तो और मजे की बात ये कि अगर आप सबवे से अगर आप सबवे से फिश बर्गर लेते हो तो इट्स हाफ। तो पाकिस्तानी खाने वहाँ बहुत महंगे। अगर कोई बच्चा बाहर से खाना खाता है रोजाना, तो वो तो 2000 पाउंड में भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सही। ये क्योंकि एक्सपेंस का काफी इशू आ रहा था वहां पर। अच्छा, टैक्स का क्या होता है यूके में? हाँ देखो, टैक्स का इस तरीके है कि गवर्नमेंट इज वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट टैक्स। तो वो अच्छा होता क्या है, उनका एक टैक्स परसेंटेज है। अगर कोई बंदा 13,000 पाउंड से कम कमाता है साल में, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, 0%। और अगर कोई बंदा 13,000 से 27,000 पाउंड के दरमियान कमाता है, तो उस पर उनका अराउंड 20%, 15%। फिर इस तरीके से करके बढ़ता जाता है। अच्छा, जो रेजिडेंट्स होते हैं वो नॉर्मली पहुंचते हैं साल में 40,000 पाउंड। ठीक है, तो उनका जो मैक्सिमम टैक्स बन जाता है ना, वो 30%। तो 40,000 का 30% आप निकाल दो, वो आपका टैक्स। सही। ठीक है। 12,000 अच्छा, बन मैंने जो यहाँ पे टैक्स काटने की बात, तो पहले टैक्स काटने वाली नहीं है, मतलब टैक्स काटने। सही है, सही है। और कोई क्वेश्चंस?
आप लोगों के? अच्छा, कैसा रहा ये सेशन अब तक? कमेंट्स में बता दो ताकि फिर हम इसको एंड करें। काफी सारे लोगों को फायदा हुआ होगा इससे। या है कंसल्टेंट की क्या? कुछ लोग पूछ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। कंसल्टेंट की क्या पे है? कंसल्टेंट की पे क्या है यार, कंसल्टेंट की पे जो है ना वो बताना आई थिंक मेरे औकात में भी नहीं है, लेकिन इट्स अराउंड 150,000 पाउंड अ ईयर। 150,000 पाउंड ईयर, तो दिस मेक्स अराउंड 3.5-4 करोड़ रुपया पर मंथ? साल में। साल में? साल का सही है। इतने अमीर नहीं हो सकते यार, इतने अमीर होते तो हम लोग अभी तो कहाँ बैठे होते। सही है खैर लिकमैन थिएटर भी है। चलो बाकी मैं इसको सेव करूंगा, जो लोग नहीं ज्वाइन कर सके उनको बता दो ताकि वो ये बाद में देख सकें, फायदा हो जाए, दुआएं मिल जाए, और क्या चाहिए, रमजान चल रहा है वैसे। चलो ठीक है, सही है बात है। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक सबको। ठीक है जी, ओके, लास्ट कितने साल की होगी? चलेगा। ओके यार, मैं फिर पूछ के बता दूंगा उमर। बाकी इसको बाद में देख लेना आप लोग, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज। हाँ मदिया।